नमस्कार साथियों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आकाशवाणी फिजिक्स क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इससे पहले भी हम डिस्कस करेंगे जो ये चैप्टर आता है वो किस में आता है। वो आता है आपका स्थिर वैद्युत की में। स्थिर वैद्युत की इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो आवेश है वो क्या है, ठहरा हुआ है। स्थिर का मतलब आप जानते हो, कोई भी वस्तु रुक जाए। क्या कोई भी वस्तु रुक जाए, गति में ना हो, मोशन में नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर, यानी रुका हुआ। तो अगर बात करें स्थिर वैद्युत की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप लिख सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम आवेशों के स्थिर या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत की। क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत की। इसके बाद जो आपका इसमें जो चैप्टर है वो है आपका विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र ये आपका चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे विद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या है? तो आपने देखा होगा जब कभी भी हम टेलीविजन के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हल्के हल्के आपके जो शरीर पे बाल होते हैं, आपके जो आपकी बाजू हैं उन पे बाल होते हैं, हाथ पे बाल होते हैं पीछे। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही हम टेलीविजन के पास जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे बाल खड़े हो गए और या वो हमें आकर्षित कर रहा है या हमें प्रतिकर्षित, यानी ऐसा लग रहा है, कुछ अजीब सा महसूस होता है। या फिर आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जब आप स्वेटर को उतारते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ से घर्षण यानी चटपट की आवाज़ आती है। या आप एक काम करें कि एक पेन लें तो या कंघी लें तो आप क्या करो, उसे सिर से रगड़ो। जब सिर से बालों से रगड़ोगे तो वो क्या करेगा कि कहीं आप उसे छोटे छोटे कणों के पास ले जाएं, फिर वो क्या करेगा, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेता है, यानी आकर्षित कर लेता है। तो ये चीजें क्या है, यही तो क्या है, यही आवेश है। इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आवेश के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएं कि विद्युत आवेश है, उसके बारे में हमारे एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने सिस्टमैटिक स्टडी की। हालांकि इससे पहले बहुत से वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस पर सिस्टमैटिक स्टडी की और उन्होंने बताया। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये यूएसए के थे। तो यूएसए में पतंग उड़ाने की कंपटीशन होती थी। तो यहाँ क्या हो रही थी, पतंग उड़ाई जा रही थी, ठीक है। तो पतंग उड़ाई जा रही थी, ये पतंग स्कार्प की थी और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन उड़ा रहे थे। कौन उड़ा रहे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो अचानक मौसम खराब होने के कारण वहाँ क्या होने लगी, बारिश होने लगी। क्या होने लगी, बारिश। और आप सभी लोग जानते हैं जब बारिश होती है तो क्या होती है, वहाँ बिजली कड़कती है, यानी बिजली चमकने लगती है। अब बिजली चमकती क्यों है, क्योंकि जो वहाँ बादल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, यानी वहाँ क्या हो जाता है, घर्षण होता है। और घर्षण के कारण ही वहाँ क्या होती है, विद्युत उत्पन्न होती है। जैसे ही विद्युत उत्पन्न हुई तो यहाँ बिजली चमकने लगी, और जैसे ही ये बिजली स्कार्प की पतंग पर पड़ी तो वहाँ आपको पता है जब हल्की सी बारिश हो रही थी तो यहाँ क्या थोड़ा सा हल्का हल्का इसमें क्या होने लगा, इसके अंदर पानी भी आ गया। या पानी भी आ जाएगा तो क्या आपको पता है कि जो पानी आएगा तो इसमें क्या होगा, थोड़ा सा पानी में हमें पता है करंट बहता है। तो पानी में, हालांकि शुद्ध पानी में नहीं बहता, ठीक है, तो ये गीला हो गया तो इसमें क्या होगा, पानी में करंट लगेगा। तो उन्होंने क्या थोड़ा सा हल्का सा कुछ अजीब टाइप का महसूस किया। तो उन्होंने ये देखा कि ये है चीज़, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो इसके बारे में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसी को ही आवेश उन्होंने बताया। तो लैब एक्सपेरिमेंट में गए तो उन्होंने क्या देखा, एक छड़ ली। क्या ली, छड़। और ये एक क्या था, स्टैंड था। इस पर स्वतंत्रता पूर्वक एक कांच की छड़ को लटका दिया, और वो भी बिल्ली की खाल या रेशम के टुकड़े से रगड़कर। एक और छड़ बी ली, उसे भी स्वतंत्रता पूर्वक बिल्ली की खाल से या रेशम के टुकड़े से रगड़कर लटका दिया। कांच की छड़ थी दोनों आपस में। तो उन्होंने क्या देखा, जब इन दोनों छड़ों को आपस में पास में लाया जाता है तो वो क्या देखते हैं कि ये दोनों छड़ आपस को क्या करती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। अब प्रतिकर्षित से इससे पहले हमें चुंबक के बारे में पता था। चुंबक के बारे में कुछ ना कुछ हमें पता था कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो ये हमने क्या बताया कि भैया प्रतिकर्षित करते हैं। अब दूसरी बात करते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट किया। इसमें क्या किया, एक तो ली कांच की छड़ और उसे भी स्टैंड पर लटका दिया, और इसे रेशम के टुकड़े या बिल्ली की खाल से रगड़कर लटकाया गया। उसके बाद एक एवोनाइट की छड़ ली, इसे भी बिल्ली की खाल या रेशम के टुकड़े से रगड़कर लटका दिया। तो जब इन दोनों को आपस में पास में लाया गया तो ये क्या देखते हैं कि यहाँ क्या है, एक दूसरे को ये क्या करने लगे, आकर्षित। जब ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगे तो हमें चुंबक के बारे में पहले से पता था। हमें पता था कि चुंबक में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, एक नॉर्थ और एक साउथ।
तो नॉर्थ और साउथ, तो हमें पता था कि जब नॉर्थ नॉर्थ को आपस में लाते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, और साउथ को और नॉर्थ को लाते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो इसी के आधार पर इन्होंने इसको क्या बताया कि ये भाई क्या है कि यहाँ जो घर्षण की है, जो हमने बताया, ये जब घर्षण कराया जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाती है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो कांच की छड़ पे उस पर कोई प्लस आवेश रहा होगा तो ये एक दूसरे को क्या करने लगी, प्रतिकर्षित। और दूसरी तरफ बताया, सॉरी यहाँ ये कांच की छड़ नहीं है, एक मिनट, यहाँ तो यहाँ क्या रहा होगा, धनात्मक आवेश। और दूसरी तरफ बताया कि एक पर कांच की छड़ पर धनात्मक आवेश होगा तो दूसरी जो एवोनाइट की छड़ होगी उस पर ऋणात्मक आवेश होगा। तो यहाँ से हमें आवेशों के बारे में पता चल गया कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। कुछ समय तक ये नियम चला, उसके बाद ये नियम बाद में नहीं चल पाया, क्योंकि हम ये भी तो हो सकता था कि हम कांच की छड़ पर ऋणात्मक आवेश लेते और एवोनाइट की छड़ पर धनात्मक आवेश लेते। तो इसके लिए एक और थ्योरी दी गई जिसे हम बोलते हैं आवेश के उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इसके बाद एक और थ्योरी दी गई जिसे हम बोलेंगे आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कभी कभी बोर्ड में भी पूछा जाता है, आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिखिए। तो इसमें हम बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे और आप जानेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। आप जानते हो कि प्रत्येक चीज परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, किससे मिलकर बने होते हो, परमाणु। तो कोई 2 वस्तु ले ली तो वो किससे मिलकर बनी होती है, परमाणु। तो ये मान लीजिए मेरे पास कोई परमाणु है और आपको पता है कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, क्या होता है, एक न्यूक्लियस। और आपको मालूम है कि न्यूक्लियस होता है, जो नाभिक होता है वो होता है पॉजिटिव, क्या होता है, पॉजिटिव। और नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन उपस्थित होता है, न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कोष होते हैं, यानी कक्षाएं होती हैं। तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो बाह्यतम कोष होगा, जो बाह्यतम कक्षा होगी, उसमें भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से कैसे बंध में बंधे होते हैं, कमजोर। और जब कमजोर बंध से बंधे होते हैं तो इन दोनों परमाणु या दोनों कणों को या 2 वस्तुओं को आपस में क्या किया जाए, रगड़ा जाता है। तो ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाती हैं, उत्तेजित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, उत्तेजित। जब दोनों वस्तुओं के बीच क्या कराया जाए, घर्षण कराया जाए। घर्षण का मतलब आपस में रगड़ा जाए। तो हमने देखा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, उसके चारों जो चक्कर लगाते रहते हैं। जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन हो गए वो नाभिक के साथ कमजोर बंध के साथ बंधे होते हैं। और जब इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, यानी घर्षण कराया जाता है, तो ये दोनों पदार्थ कैसे हो जाते हैं, उत्तेजित। और उत्तेजित होने के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस नाभिक से कमजोर बंध के बंधे होने के कारण अपने इस पृष्ठ पर क्या करने लगते हैं, कक्षा को छोड़कर गति करने लगते हैं। और इस इलेक्ट्रॉनों को ही हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसी प्रकार से हम उसमें चीजें होती हैं। अब ये देखेंगे सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है माइनस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश होता है पॉजिटिव 1.6 × -19 कूलम। अब जो न्यूट्रॉन का आवेश होता है वो होता है 0। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। और वही उसका जो द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये तो मैंने आपको चीज़ें बेसिक बता दी जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो हम कहाँ थे कि जब 2 वस्तुओं को आपस में क्या कर दिया, रगड़ा गया। तो इनमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था, न्यूट्रॉन होता है, वो सॉरी नाभिक होता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जब आपस में इसको रगड़ा गया तो जो ये बाहर इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन कौन से कहलाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो आपस में अब इनको रगड़ा गया। तो मान लीजिए इसके पास ऐसा भी हो सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और इसके पास क्या हो, अधिकता। तो इसने इलेक्ट्रॉन अपने निकाले और इसे दे दिए इस वाली वस्तु को। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है। इसको क्या किया, इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या देखा कि जब इसने इलेक्ट्रॉन यहां से दिया तो इसने क्या किया, त्यागा। इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा और इसने क्या किया, ग्रहण किया। तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो तो होती है आपकी धनात्मक आवेश, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वो होती है आपकी ऋणात्मक आवेश। तो आपने क्या सीखा, आवेश का उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है कि प्रत्येक वस्तु अणुओं से मिलकर बनी होती है और
अणु परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और उस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते लगते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से कमजोर बंध में बंधे होने के कारण ये अपनी कक्षा को छोड़कर उसके पृष्ठ पर गति करने लगते हैं और इन इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ये आप लिख सकते हो। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? जब इन दोनों पदार्थों को आपस में क्या किया जाता है? घर्षण किया जाता है या रगड़ा जाता है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलकर एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं और जो वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसे हम कहते हैं धनात्मक आवेश और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उसे कहते हैं ऋणात्मक आवेश। तो यहां से हमें बिल्कुल सही तरीके से पता चल गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका धनात्मक आवेश और एक होता है आपका ऋणात्मक आवेश। यहां से हमने ये देखा और हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, माइनस के 1.6 गुणा 10 - 19 कूलम, और प्रोटॉन पर कितना होता है, प्लस के 1.6 गुणा 10 - 19 कूलम, और न्यूट्रॉन का आवेश होता है 0 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 - 19 किलोग्राम, सॉरी 31 किलोग्राम, और प्रोटॉन का होता है 1.67 गुणा 10 - 27 किलोग्राम। वही द्रव्यमान आपका न्यूट्रॉन का होता है। यहां तक हमने बिल्कुल चीजें सही से देखी हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अब बात आती है कि आवेश की डेफिनेशन क्या है। तो आवेश कह सकते हो, आवेश एक भौतिक राशि है। आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है। आप लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं, आप वैसे भी नोट कर सकते हो। आवेश एक भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ में अर्जित या जो जब किसी पदार्थ को अर्जित कर लेने पर क्या हो जाती है, कोई वस्तु विद्युन्मय हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। या कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ को विद्युन्मय तथा उसके चारों ओर चुंबकत्व का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक है। तो आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आवेश का मात्रक, आवेश का जो यूनिट होती है मात्रक, वो होता है आपका कूलम। ये ऐसा ही मात्रक होता है, लेकिन एक सीजीएस मात्रक होता है, इसे हम बोलते हैं स्टेट कूलम। क्या बोलेंगे? स्टेट कूलम। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा Q = I × T। यहां से हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि आवेश का एक और जो मात्रक होगा वो आपका होगा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर इंटू समय का मात्रक होता है सेकंड। तो आपके यहां से मात्रक निकला है एम्पियर इंटू सेकंड। इसका अगर बात करें विमीय सूत्र के बारे में, विमीय सूत्र के बारे में, तो विमीय सूत्र क्या होगा? धारा, यानी इसका विमीय सूत्र होगा, धारा का विमा होती है A, तो A हो गया, और समय का होती है T, तो समय की हो गई T। तो इसका जो विमीय सूत्र हो गया वो हो गया आपका AT। क्या हो गया? AT। यहां तक शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, AT हो गया। अब इसके बाद हमने आवेश के बारे में बात कर ली। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत की क्या है कि जिसके बारे में ऐसा आवेश या स्थिर विद्युत आवेश के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वही क्या है आपका? स्थिर विद्युत की, यानी विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जहां पर हम रुके हुए आवेश यानी स्थिर आवेशों के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, वही आपका कहलाता है स्थिर विद्युत की। आवेश क्या है? मैंने आपको बताया, आवेश किसी वस्तु में विद्युत उत्पन्न करने का गुण या उसके चारों ओर चुंबकत्व उत्पन्न करने का गुण ही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। मैंने आपको बताया कि धनात्मक और ऋणात्मक कैसे आए। आवेश का इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? माइनस के 1.6 गुणा 10 - 19 कूलम। यहां तक आपको समझ में आ गया। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो नमस्कार, जय हिंद साथियों।